मैं उषा हूँ, उषा तिवारी। मेरे हस्बैंड का नाम देवेंद्र तिवारी है। मेरा आधार कार्ड और फोटो जो है उस लड़की की लगा रखी थी। मैं इसके आगे हाथ जोड़ती, पैर छुए मैंने इसको, लेकिन इस आदमी ने मेरी नहीं सुनी। ऐसी कौन सी कमी रहेगी मेरे में जो तूने ऐसा कदम उठाया। उनके हाथ में जो आता था ये मार भी देते थे। तो मैं कंट्रोल करती थी, फिर मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं कि ये गुस्से में चले जाए, लेकिन किसी ना किसी बहाने से निकल जाती थी। पहले नहीं मारते थे, लेकिन जब से इनकी जिंदगी में लड़की आई तब से इन्होंने मारना भी शुरू कर दिया मुझे। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसकी अभी 1 साल की बेटी भी हो गई है। मुझे नहीं चाहिए हस्बैंड। अब उन्होंने शादी कर चुके हैं वो। मैं उषा हूँ, उषा तिवारी। मेरे हस्बैंड का नाम देवेंद्र तिवारी है। पिछले कुछ सालों से हमारी लाइफ पूरी बिगड़ चुकी है। मतलब इनकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई है। मुझे नहीं पता था, पिछले 1 साल से मुझे पता चला है कि इनकी लाइफ में कोई लड़की आ रखी है। फर्स्ट टाइम जब वो मुझे उस लड़की से मुलाकात हुई मेरी, मैं पठानकोट से, मेरी मम्मा ख़त्म हो गई है तो 1 साल हो गया था। तो ये महाराष्ट्र जॉब करते थे उस टाइम पे, अहमदनगर में जॉब करते थे। तो रास्ते में हमारी ट्रेन 12 बजे के करीब थी, तो ये इनकी ट्रेन पहले थी। तो स्टेशन में ये मुझे मिले थे और इन्होंने फिर मैं सुबह रात को हमने ट्रेन पकड़ी और ये मिले थे। इनको बोला साथ में चलने के लिए, लेकिन ये साथ में नहीं गए। मैं और बच्चे, हम लोग तीनों गए थे। फिर एक दिन मैंने वहाँ पठानकोट गुजारा और अगले दिन मैं जब रोहतक पहुँचती हूँ सुबह, इनको बहुत कॉल किए, इन्होंने उठाया नहीं। उस वक्त फिर वेट किया मैंने स्टेशन पे वेट किया। फिर इन्होंने काफ़ी कॉल की, इनको उठाया ही नहीं इन्होंने। फिर बच्चों को बोला थोड़ा छाँव में खड़े हो और मैं देखती हूँ बेटा। फिर ऐसे उतने में इनके एक्टिवा देखी मैंने, वो बाहर स्टेशन की तरफ आ रहे थे। पीछे लड़की बैठी हुई थी और बैग भी थे, 2 बड़े बड़े बैग थे। फिर मैंने बच्चों को बोला आप लोग छाँव में रहो और मैं, तेरे पापा जैसे कोई दिखे हैं, मैं जाती हूँ ज़रा। तो मैं इनके पीछे पीछे चली गई। इन्होंने क्या करा, वो लड़की बैठी वहाँ पर बेंच में बैठी, इन्होंने पानी की बोतल लेकर दी, कुछ बिस्किट या चॉकलेट थे वो दिए। और मैं देखती रही, इनको चुपके से देखती रही कि क्या है। फिर उसके बाद इन्होंने बोतल दी और पानी की। ये फिर उतने में मैं इनके पास पहुंच गई। तो ये, मैंने उस लड़की को बोला तो कौन है, तो कौन है, तो कुछ बोली नहीं। उतने में इसके पापा आ गए, अनुज के, मेरे हस्बैंड आ गए और बोले उषा कुछ नहीं है। तो वो लड़की फिर पलटी, वो लड़की हड़बड़ा गई। वो कहती कि मैं जी यहाँ से लिफ्ट लिया। मैंने कहा तूने लिफ्ट लिया है तो तुम्हें ऑटो मिले नहीं क्या, ऑटो तूने लिफ्ट ले लिए? तो कहती नहीं नहीं, मैंने यहीं से, मैंने फिर उसके गाल पे थप्पड़ लगाया, स्टेशन में थप्पड़ लगाया और लोग इकट्ठे हो गए। मैं कहा तू सच बता, तू है कौन? कहती नहीं, मैं कुछ बोली नहीं। इसके पापा ने मुझे पीछे करा, पर पुलिस आ गई। उतने में मैंने उन पुलिस वालों को बोला सर इससे पूछो ये कौन है। पहली बात तो ये कौन है, ये मेरे हस्बैंड बहुत, इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है उषा, कुछ नहीं है। फिर भी मैंने पूछा सच बताओ ये लड़की कौन है और आपके साथ में है और इतने 2 बैग हैं ये, लेकिन माने नहीं ये। फिर बाद में धीरे धीरे जब वक्त बीता, बच्चे बैठे, वक्त बीता, फिर मैंने क्या करा, मैंने काफ़ी टाइम हो गया, पुलिस वाले बोले, मैंने बोला सर मैं ना बच्चों को छोड़ के आती हूँ, फिर मैं इनके पूछती हूँ। फिर मैं जब घर छोड़ने गई बच्चों को, घर में 2 बैग ऑलरेडी थे वहाँ पर। फिर गुस्सा आया कि ये बैग किसके हैं। फ़ोन पे पूछा, कहते बैग इस लड़की के हैं। फिर मैंने बोला इस लड़की के हैं तो क्या कर रहे हैं घर पे बैग। फिर मैं स्टेशन गई, स्टेशन में जाके बहुत
बहुत बार झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ उस वक्त भी। पर फिर भी इन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, तुम्हें बोले गलत समझेगी, तो ये इस लड़की की मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर हेल्प कर रहे हो तो आप, मैं आपकी वाइफ हूँ, आपको बताना चाहिए। तो मैं मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे समझना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन आपने बताया तो होता। तो इन्होंने नहीं बताया था उस टाइम पे। आपके हस्बैंड क्या काम करते हो, क्या नाम है उनका? इनका देवेंद्र तिवारी है और ये एचआर में हैं। ये अभी बीकानो कंपनी में लास्ट जॉब करी है इन्होंने, जहाँ वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये लड़की इनके साथ रह रही है। क्या उन्होंने अब शादी कर ली है? हाँ, उन्होंने वो लड़की कहती है मैंने शादी कर ली है। इन्होंने भी कहा है कि शादी कर ली है। क्या आपसे डिवोर्स? नहीं, मेरे से डिवोर्स नहीं हो रखा हुआ। क्या चाहते हो अभी आप फिर? मैं चाहती ये हूँ कि पहली बात तो इन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया है मेरे साथ। इन्होंने मेरे साथ जो किया है बहुत गलत किया है। और इन्होंने मेरे पीछे, मुझे पता नहीं था। एक बार रात को इनके बैग इनका ऐसे चल रहा था कि मुझे पता नहीं था। एक टाइम इनका वो जो स्टेशन की बात थी वो उसी टाइम ख़त्म होगी। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया उस बात को, भी कोई बात नहीं, चलो हेल्प करी होगी, हो सकता है मेरे से डर के मारे इन्होंने बताया नहीं। वो वहीं क्लोज़ हो गया पूरा वो। फिर उसके कुछ महीनों बाद मुझे इन्होंने ये हरकत करनी शुरू करी। सोनीपत जॉब करते थे ये। एक हफ्ते के बाद आते थे, सुबह दोपहर को 11 बजे के करीब आना और शाम को 3 बजे के करीब इन्होंने दोपहर को निकल जाते थे। मैं इनको बहुत बोलती थी कि आप रुक जाओ, लेकिन ये नहीं रुकते थे। और धीरे धीरे जब इनका ये चीज़ें बढ़ने लगी, एक रात भी नहीं रुकते थे, तो फिर इनको सभी मुझे बोलने लगे कि कुछ तो बात है, तो एक बार कॉल करके पूछ तो सही, एक बार जाके तो देख। मैंने कहा मैं कंपनी में नहीं जाऊँगी ना, मुझे पता है एड्रेस का या क्या है कुछ भी। फिर एक बार ये घर में आए, एक दिन रुके, बहुत ज़बरदस्ती रुकवाया इनको। फिर इनका मैंने बैग चेक करा। बैग में इन्होंने मेरा आधार कार्ड और फ़ोटो जो है उस लड़की की लगा रखी थी। मेरा मायके का एड्रेस था पठानकोट का, मेरा पुराना आधार कार्ड था, उसमें मायके का पूरा एड्रेस था और नाम भी मेरा, हस्बैंड नेम भी मेरे हस्बैंड नेम का, और फ़ोटो जो है उस लड़की की थी। तो जिसको देख के मुझे बहुत बहुत दिमाग ख़राब हुआ। और रात को 12 बजे मैंने देखा, इनको उठाया, ये क्या है, इन्होंने क्या करा, उससे पहले मैं फ़ोटो खींच चुकी थी जो आज मैं आपको दिखाने वाली बन रही हूँ कि ये इसने ऐसा काम किया इन्होंने। फिर इन्होंने वो आधार कार्ड उसी वक्त जला दिया इन्होंने। अच्छा। वो आधार कार्ड जो था उसी वक्त जला दिया। धीरे धीरे फिर ये चीज़ें बढ़ने लगी। फिर इनके मैं ऑफिस में गई, ऑफिस में जाके पता चला कि तन्वी पाटिल है उसका नाम। वो लड़की इनके ऑफिस में आती है और दिल्ली में भी घूमने गए हैं, कोई प्रोग्राम था वहाँ उनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, तो वो वहाँ गए थे। और वो जो मालिक है उनको भी लगा कि ये पता नहीं कौन लड़की है जिसको लेकर जाते हैं आते हैं, वो ऑफिस में भी आती है। तो मैं जब उनके साथ मिली, सर के साथ मिली, तो सर ने बताया कि ऐसे ऐसी बात है। फिर मैं उनकी हेल्प से उनका घर का एड्रेस लिया। फिर उस एड्रेस पे जब मैं पहुंची, इसके पापा मेरे हस्बैंड रोहतक में थे। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, बच्चों को बोला बताना नहीं, मुझे बेटा चेक करना पड़ेगा कि कोई सच में साथ में रह रहा है कि नहीं रह रहा, मैं अपना शक दूर करने के लिए जाऊं। लेकिन वहाँ जब मैं गई, वहाँ जाके देखा तो लड़की को 9वां महीना लगा हुआ था। 9वां महीना उसको लगा हुआ था। उस वक्त मैं उस लड़की को देख के क्या कहती, उस वक्त मार सकती नहीं थी, उसकी हालत वैसी थी नहीं। फिर एक इंसानियत रखी, उस लड़की को मैं घर लाई, अपने घर लाई उसको घर ला के उसको बोला, तुम्हें जब समझाया था तूने मानी नहीं बात, तूने ये काम मेरा घर बर्बाद क्यों किया, मेरा घर बर्बाद, तुम्हें पता नहीं मेरे बच्चे 2 बड़े बड़े हैं, तूने मेरा घर उजाड़ दिया, खुद को भी उजाड़ दिया तूने। जो इंसान 16 साल से मेरा नहीं हो पाया, तेरा कहाँ से हो जाता। वो लड़की कहती मुझे प्यार हो गया उसके साथ। मैंने कहा ऐसा कैसा तेरा प्यार, तुम्हें ये नहीं दिखा कि किसी दूसरे का घर बर्बाद करने जा रही हूँ मैं। लेकिन उस लड़की कहती मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा देख, तू उसको छोड़ेंगी नहीं
मुझे भी तूने बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करती, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करती। वो आई, उसको मैंने खातिरदारी करी क्योंकि उसके पेट में बच्चा था। कोई ऐसा शब्द नहीं मैंने बोला, ना उसके साथ कोई ऐसी हरकत करी। मैंने इसके पापा को ही बोला, अपने हस्बैंड को ही बोला, तूने ये गलत किया है। कुछ नहीं बोला वो। उस दिन एक रात रुके, अगले दिन सुबह चले गए, उनको भेज दिया। उसके बाद बच्चों का फंक्शन हुआ, बहुत इन्होंने मनाया। मैंने इनको बोला कि मुझे नहीं पता, किसी भी तरह हल करो, जो करना है करो, लेकिन मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। एक तरफ होना पड़ेगा, या तो मेरी तरफ या फिर उसकी तरफ, कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर मैंने इनके माँ बाप को बताया, इनके भाई को बताया, मैंने हर किसी की हेल्प मांगी, मैंने हर किसी से। मेरे माँ बाप हैं नहीं, मम्मी ख़त्म हो रखी हैं, डैडी ख़त्म हो रखे हैं, भाई जो है वो शराबी है, उनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमेशा शराब में नशे में रहता है। बहन है, बहन ठीक है, अपने घर में मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई इतना लैंडलॉर्ड घर से वो है नहीं है, तो वो नहीं आ सकती इतना दूर। तो रही बात इनके पेरेंट्स की तरफ, मुझे था कि कुछ वो करेंगे, मेरा सोचेंगे, बच्चों का सोचेंगे, मेरा सोचेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं मेरा सोचा। मैंने उनको बोला कि इनके पिताजी को बोला भी डैडी ऐसे ऐसे बात हुई है, आप रोतकाओ, इसको समझाओ कि तूने क्यों किया ऐसा, ऐसी कौन सी कमी रह गई मेरे में जो तूने ऐसा कदम उठाया, किस चीज़ की कमी रह गई थी। इसके सुख में दुख में, इसकी हर तकलीफ में मैंने साथ दिया। ये बेशक 1 लाख रुपया भी कमाता होगा, लेकिन मैंने कभी इसका 1 लाख रुपया मेरे ऊपर यूज़ नहीं करा इन्होंने। मैम कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा 15 साल का हुआ है, छोटा वाला 12 साल का है। छोटा वाला बेटा मेरा 7th में क्लास में पढ़ रहा है और बड़ा वाला बेटा मेरा 10th क्लास में पढ़ रहा है। आप क्या करते हैं? आप जॉब करते हैं कहीं? मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिलाई का काम छोटा मोटा जानती थी वो करती हूँ। और मैं कोई इतना पहले मैं शौक के तौर पे करती थी, लेकिन अभी मेरी मजबूरी हो गई है मुझे करना, क्योंकि वो घर खर्चा नहीं देते हैं, बिल्कुल भी घर खर्चा नहीं देते हैं। एक रेंट है, वो भी हमारे मकान मालिकिन हैं, वो हर महीने मांगती है तब जाके मिलता है, नहीं तो वो और हमारा घर खर्चा कोई भी नहीं देते, ना फ़ोन करते हैं वो। फ़ोन भी जब भी है, छोटा वाला बेटा बहुत प्यार करता है अपने पापा से, उस लड़के के आँख से आंसू देखना मेरे लिए वो नहीं है। लड़का मेरा बहुत प्यार करता है अपने पापा से। वो जब जो बाहर जाते थे तो तब पापा से बोलते थे, पापा आप एक दिन रुक जाओ ना, आप छुट्टी ले लो, मुझे आपके साथ रहना है। लेकिन ये इसके पापा नहीं सुनते थे, मैं इसके आगे हाथ जोड़ती, पैर छुए मैंने इसको, लेकिन इस आदमी ने मेरी नहीं सुनी। इसको मैंने ये एक पत्नी नहीं, एक दोस्त होने के नाते मैंने इनकी हर बात सुनी है। मैंने इनको प्यार से भी पूछा, लेकिन इनके हाथ में जो आता था ये मार भी देते थे। पहले नहीं मारते थे, लेकिन जब से इनकी ज़िंदगी में लड़की आई तब से इन्होंने मारना भी शुरू कर दिया मुझे। ये कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे मारने का, कोई ना कोई बहाना इन्होंने ढूंढना किसी भी तरह। जब ये संडे को हफ्ते में आते थे, संडे को आते थे, तो शाम को इनको बोलती थी रुकने के लिए, लेकिन ये रुकते नहीं थे। तो मैं कंट्रोल करती थी, फिर मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं कि ये गुस्से में चले जाए, लेकिन किसी ना किसी बहाने से निकल जाते थे। ये जब निकल जाते थे मैं इनके पीछे एक्टिवा लेकर भागती थी कि आप कहाँ जा रहे हो, मुझे नहीं पता, आपको रुकना है। क्योंकि लड़का रोता है, लड़का बोलता था मम्मा मुझे पापा के साथ सोना है, मम्मा पापा के साथ वक्त गुजारना है। मेरा छोटा वाला बेटा रहता नहीं पापा के बिना, लेकिन ये आदमी नहीं सुनता था बिल्कुल भी। ये चला गया ज़िंदगी से बिल्कुल। अब इतना कुछ हो गया है, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसकी अभी 1 साल की बेटी भी हो गई है। बहुत गलत किया उस लड़की ने मेरे साथ। अब मुझे ये है कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा हस्बैंड नहीं चाहिए, अभी मुझे नहीं चाहिए हस्बैंड, क्योंकि अब उन्होंने शादी कर चुके हैं वो। लेकिन अगर मैं उसको लाती हूँ तो वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसके आने वाले बच्चे की होती है, मेरी तो हो ही चुकी है।
लेकिन वो मुझे नहीं आते, मेरा हस्बैंड नहीं चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे घर खर्चा दे दे, मेरा घर खर्चा दे दे, और मुझे घर चाहिए क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ। कोई भी है, रेंट है, इतना रेंट है, मैं नहीं दे सकती हूँ। अगर मैं सिलाई का काम नहीं जानती तो लोगों के घर शायद मुझे बर्तन भी साफ करने पड़ जाते। जितनी जो हालात इसके पापा ने मेरे बना रखे थे, अगर मैं काम ना जानती तो। मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ, जी। शादी भी कर ली, या बिना आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, क्या आपने पुलिस के पास आप गए, कंप्लेंट कोई आपने दी? हाँ, मैं जब वो लड़की का मुझे पता चला, जब मैं जाके आई वहाँ से, ये लोग चले गए यहाँ से। जब लड़की को लाए थे, मैं उसको लेकर आई थी। जब मैंने बोला उसको 9वां महीना लगाया तो मैं लेकर आई थी, वो रात को रुके और अगले दिन चले गए। लेकिन फिर भी वहाँ बात नहीं ख़त्म होती है। मैंने पुलिस कंप्लेन करी। मैंने वो सीएम विंडो जो है वहाँ पर जैसे जैसे मुझे किसी ने गाइड करा, मैं क्योंकि मैं नहीं इतना मुझे पता था, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी। मैंने 2 जगह दी थी मैंने, यहाँ पर सीएम विंडो में दी, फिर वो यहाँ पर रोहतक में ही है पुलिस थाना, वहाँ पर भी मैंने दूसरी जगह दी। अरविंद स्टेट कुछ तो वहाँ पर है, वहाँ पर जो। तो फिर वहाँ से फ़ोन आया, वहाँ गए। उन्होंने पुलिस वाली उन्होंने बोला कि तुम तो क्या चाहती है। मैंने उनको बोला कि मुझे मेरे बच्चों के पापा चाहिए। बच्चे रोते हैं, बच्चों को बोलते हैं पापा वापस आना चाहिए। तो लेकिन वो कहती कि देख, वो उसकी मर्ज़ी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहे चाहे नहीं आना चाहे। तो मैंने उनको यही बोला कि अब फिर क्या करना चाहिए मुझे, आप बताइए कि ये जो किया है इन्होंने गलत किया है। लेकिन वहाँ पुलिस वालों ही, मतलब उन्होंने मेरी सुनी नहीं। मतलब मैं अकेली थी, मेरी सुनी नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा, बहुत दुत्कारा उन्होंने मुझे, बहुत दुत्कारा। उन्होंने ये बोला कि वो आदमी है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा। शादी करे, वो रह भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, बच्चा भी पैदा कर सकता है वो। तो घर मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या? मतलब जहाँ आई सबने धमकाया, उन्होंने मुझे बहुत धमकाया। फिर लास्ट में काफ़ी बातें 2-3 बार इस तरह से, जो सीएम विंडो वाली कंप्लेन थी वो एप्लीकेशन महिला थाने में गई। उनके पास से भी मेरी बात हुई। उन्होंने लेडीज़ बीच में बहुत अच्छी थी। उन्होंने बोला कि ऐसे ये आदमी नहीं देने वाला है। पहले इसके पापा को फ़ोन किया, बहुत बार फ़ोन किया, ये आए नहीं। लास्ट फ़ोन आए फिर वहाँ पे थाने में आए। फिर उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि हाँ, मैंने शादी कर रखी है, जो आप लोगों को ठीक लगता है आप करो, मेरे ऊपर मार पिटाई करो, मेरे ऊपर केस करो, जो मर्जी करो। मैंने करी है, हाँ शादी मैंने करी है। तो 7-8 लोग थे वहाँ पर, पुलिस वाले थे। इन्होंने मतलब उन लोगों के सामने बोल दिया ये चीज़ें। वो चले गए। फिर भी वो एक पुलिस वाली मैडम बोली, वो कहती ये ऐसे मानने वाला नहीं है, तुम्हें कोर्ट केस करना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम मेरे पास पैसा नहीं है कोर्ट केस करने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पीछे कोई खड़ा है कि हाँ मेरी सपोर्ट है, मेरे पास कुछ नहीं है ये चीज़ें करने के लिए। तो उन्होंने बोला मैं आपको सरकारी वकील दिला देते हैं और आपको ये चीज़ें मिल जाएगा आपको। तो अब कोर्ट में आप गए, सरकारी वकील आपको मिला, कितना टाइम हो गया उन चीज़ों? इसको हो गया 8-9 महीना हो गया। अभी तक संबंध त्यार जो है वो जाते हैं, जो अभी तक नहीं हुए हैं, उसको काफ़ी लंबा टाइम मतलब हो गया है इस कार्रवाई को। मैम, आपके साथ जो हुआ उसका जस्टिस भी आपको मिलेगा, लेकिन आप किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हो कि महिलाओं को क्या चीज़ ऐसी सीखनी चाहिए या क्या उनको करना चाहिए कि उनके साथ अगर ऐसा होता है वो सोसाइटी में फिर भी स्टैंड कर सके, अपने बच्चों को पाल सके, वो परवरिश दे सके? मैं तो यही कहूँगी, कोई भी माँ बाप है ना, अपनी बेटी को कभी ऐसे शादी ना करे जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, कभी भी ना। वो उस बच्चे को बेटी को भी समझना चाहिए, जब तक अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, अपने आप को कुछ बन ना जाए, कर ना जाए, उनको शादी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। मुझे 16 साल के बाद आज ये हालत हो गई है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं 4 महीने से अपने काम कर रही हूँ, मुझे पता है
बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बच्चे भी देखने हैं, अपना घर भी देखना है, मुझे अपना काम भी देखना है। थक जाती हूँ बहुत, मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरा कभी मन नहीं भी करता है, लेकिन मुझे फिर भी काम करना पड़ता है। रात को 12-12 1-1 बज जाता है। क्यों? अगर काम नहीं करूँगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। कभी बीमार हो जाती हूँ, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल से करना पड़ता है मुझे। जो चंद ज्वेलरी लेकर दी है, मैंने इसके पापा को बोल दिया था कि अगर आप मुझे खर्चा नहीं दे रहे हो, आप जो चंद ज्वेलरी बना के रखी है मैं उसको बेच बेच के घर चलाऊंगी। मैंने किया भी है, क्योंकि मेरे बस में नहीं है ये सब करना। हर चीज़ बस में नहीं होती औरत के। इन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ। अभी क्या चाहते हो आप कि अंत में क्या हो, किस तरीके से मदद हो, या आप क्या चाहते हो? मैं सिर्फ आपके सामने इसीलिए आई हूँ कि लोगों को पता चले भी ऐसा एक घटिया इंसान भी होते हैं, ऐसे घटिया इंसान होते हैं, उनसे बच के रहो। मैम, कोर्ट केस चला हुआ और क्या आपको भरोसा नहीं है कि हमारे देश में आपको जस्टिस मिलेगा? कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन इस प्रोसीजर में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसीलिए अभी बच्चा, मेरा बेटा 10th में पढ़ रहा है, और मुझे नहीं पता ये केस कब तक लड़ना पड़े। मुझे नहीं पता। हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और लंबा टाइम भी हो सकता है। उस बीच में मैं क्या करूँगी? उस बीच में मैं क्या करूँगी? खर्चे कौन उठाएगा उसके, और कैसे चलेगा? ठीक है भरोसा। एक ना एक दिन मैं चाहती हूँ, एक ना एक दिन होगा, ये चीज़ होगी। लेकिन उस बाद में आने वाले 5 साल या 10 साल बाद भी अगर मुझे इंसाफ मिला, वो इंसाफ मेरे लिए मिट्टी है, मेरे किसी काम का नहीं रहेगा वो इंसाफ।